एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम हिंदी के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कराने जा रहे हैं, जो है संज्ञा तथा उसके भेद। अगर हम इसे ध्यान से करें तो यह बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि संज्ञा कहाँ से आया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये आया कहाँ से है। तो संज्ञा जो कि क्या है, एक पद है, पद के भेद है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पद क्या है, फिर हम इसके भेद को जानेंगे। पद शब्द का ही एक रूप है, जिसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। जैसे मैं बोलूंगी सीता। सीता सीता क्या है, एक शब्द है। जब मैं बोलूंगी कि सीता रोटी खाती है, जब इसे हम वाक्य में प्रयोग कर दिए तो सीता क्या बन गई, एक पद बन गई। कैसा शब्द है ये, संज्ञा है। कैसा है, संज्ञा है। और अगर कारक में कहा जाए कि सीता क्या है, तो यह एक कर्ता कारक है। क्लियर हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि पद क्या है, शब्द है। जब उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो हम शब्द के भेद को जान लेते हैं। शब्द के दो प्रकार हैं, दो भेद है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के भी तीन भेद हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसी तरह से अगर देखेंगे तो निरर्थक शब्द के भी दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर तीन प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। देशी शब्द को ही देशज कहते हैं और विदेशी शब्द को ही विदेशज कहते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। इसी प्रकार से जैसे कि निरर्थक शब्द में देखेंगे तो क्या है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, दो शब्द हमारा आया था। तो विकारी शब्द में क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में आएगा क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक। इसी विकारी शब्द के संज्ञा को आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को पता चल गया कि संज्ञा शब्द कहाँ से आया है। संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। अब हम लोग जानेंगे विकारी क्या होता है। विकारी का मतलब ये होता है कि जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें परिवर्तन हो, लिंग, वचन, कारक या फिर काल के आधार पर जो परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिसमें लिंग, कारक, वचन और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहेंगे। अगर कहा जाए बच्चा, तो बच्चा का हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं, लिंग चेंज कर सकते हैं। बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्ची। और अगर इसका बहुवचन बोला जाए तो ये बहुवचन में भी बन सकते हैं, बच्चे। अगर मैं बोलूँगी क्या इधर, तो इधर का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना लिंग परिवर्तन होगा ना ही वचन परिवर्तन होगा। इस तरह से बच्चा शब्द क्या है, एक विकारी शब्द है, परंतु इधर अविकारी शब्द है। क्लियर हो गया। जो लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, परंतु अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे जानते हैं संज्ञा को। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है
वस्तु के बारे में या फिर स्थान के बारे में या भाव जो हमारे चेहरे पर झलकता है उसके बारे में बताना है, क्या कहलाएगा वो शब्द, क्या कहलाएगा, संज्ञा शब्द कहलाता है। अब हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा को दो आधार पर बांटा गया है। दो आधार कौन कौन से? एक उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जिसे व्युत्पत्ति भी कहा जाता है, और दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति का ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं और अर्थ के आधार पर कितने हैं संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के संज्ञाओं को रखा गया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा है गणनीय, और तो इस तरह से संज्ञा को 2 प्रकार में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। इसी तरह से अर्थ के आधार पर 5 भागों में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन 5 भागों में बांटा गया है। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का बोध करा रहा है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर कहा जाए लड़का, तो लड़का क्या किसी जाति का बोध हो रहा है, लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर मैं कहूँ कि राम, तो राम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा, राम व्यक्तिवाचक होगा, परंतु लड़का अगर बोला जाए तो वो जातिवाचक। और तीसरा है भाववाचक। भाववाचक मतलब जो हमारे चेहरे पर दिखता है, एक्सप्रेशन, जो हमारे चेहरे पर दुख, खुशी, प्रेम भाव का बोध होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग विज्ञान में पढ़ते ही होंगे, साइंस में पढ़ते ही होंगे कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य, गैस। धातु और अधातु जो भी आ जाए उसे ही हम किस कैटेगरी में रखेंगे? द्रव्यवाचक में। आसान से तरीका हम लोग विज्ञान से यहाँ कनेक्ट कर दिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग किसको किसको पहचानेंगे? जो भी पदार्थ होंगे ठोस, द्रव्य, गैस और धातु अधातु में, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो एक समूह का बोध कराता है, जैसे कि मेला, भीड़। मेला अकेले आदमी से नहीं बनेगा, वो एक समूह का बोध कराता है। जो जैसे भीड़ कोई एक अगर इंसान खड़ा हो तो उसे भीड़ नहीं कहेंगे, परंतु आदमियों का वहाँ पर जमाव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? भीड़ कहेंगे। तो वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया है। इतना सरल तरीका है इसे पहचानने का, इसमें तो बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। किताब के अनुसार देखा जाए तो क्या हुआ, मान लीजिए बोला जाए फूल को आप किस में रखिएगा? तो जातिवाचक में। अगर बोला जाए गुलाब को हम किस में रखेंगे? तो व्यक्तिवाचक में। और अगर कहा जाए ताजमहल गुलाब, तो सोचने लग जाएंगे कि ताजमहल गुलाब, अब गुलाब के नाम स्पेशल नाम आ गया, अब उसको कहाँ रखेंगे? तो इस तरह से क्या हुआ, इन सबको व्याकरण को और सुविधाजनक करने के लिए क्या किया गया, जैसे कि समूहवाचक को और द्रव्यवाचक, ये दोनों जाके मिल गए जातिवाचक में।
समूहवाचक और द्रव्यवाचक किस में मिल गया है? जातिवाचक में मिल गया। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के नाम को रखा गया है। गणनीय जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जैसे कि कलम, पुस्तक, फल, फूल, जिसकी गणना की जा सकती है। और अगणनीय में रखा गया जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जैसे हवा, पानी, दूध, ये सब क्या हो गए? अगणनीय में आ गए हैं। ये तो बहुत ही आसान है संज्ञा, आपने देखा कि कितना आसान है। फिर भी जाके बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम में असफल हो जाते हैं। वे असफल कहाँ होते हैं? आइए देखते हैं। एक वाक्य दे दिया जाता है इस तरह से, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र के नीचे क्या किया गया है? अंडरलाइन कर दिया गया है, मतलब रेखांकित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर क्या है? सत्यनिष्ठ, सत्य व्यक्ति जो कि हरिश्चंद्र थे, व्यक्तियों के जाति के बारे में बोध करवा रहा है। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा में होगा। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह से अक्सर कहा जाता है जैसे देश को हानि जयचंदों से होती है। तो देश में जो हानि होती है वो जयचंद कोई जातिवाचक व्यक्तिवाचक का नाम नहीं है, बल्कि जयचंद नाम से किसी व्यक्ति का ना होकर विश्वासघात करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? जाति के बारे में बताया जा रहा है, उस जाति का बोध हो रहा है, तो उसे जातिवाचक कहेंगे। संज्ञा शब्द से अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, जैसे कि हरियाणा के सभी परीक्षाओं में डायरेक्ट संज्ञा से प्रश्न आते हैं, जबकि DSSB में भी संज्ञा से पूछे जाते हैं। उसके पद के बारे में पूछा जाता है, संज्ञा पद के बारे में, उसके भेद के बारे में पूछा जाता है। CDPO में, टेट में, CTET हो, BTET हो, JTET हो, रेट हो या फिर UP टेट हो, जो भी टेट हो, टीचर के परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इसी से प्रश्न आता ही आता है। हमें बस प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न हमसे क्या जानना चाह रहा है। संज्ञा यही आपके बस 5 है। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी एक का पता चले, जैसे राम, गांधी, गंगा, दिल्ली, जिससे एक का पता चले वो व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक जिसमें एक से अधिक का बोध हो, मनुष्य, कोई एक मनुष्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं, घर, कोई एक घर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो जिससे एक से अधिक का पता चले उसे जातिवाचक में रखिए। भाववाचक जिससे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास। द्रव्यवाचक जैसे कि ठोस, द्रव्य, गैस, धातु, अधातु आते हैं। और समूहवाचक में जैसे कि समूह का बोध हो, समूह का पता चले, दल, सभा, गुच्छा, ये सब क्या आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको यह समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।